हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 6th सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, और अगर वो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भैया 6th सेमेस्टर की एक किताब मेरे पास है और इसमें पहला और दूसरा चैप्टर क्या है, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स भैया जो अब ध्यान से समझ लो, पहले 6th सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है इसमें भैया थर्मोडायनामिक्स है पहला और दूसरा चैप्टर, और जो सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स है, सेकंड सेमेस्टर की क्या है, फिजिक्स है, उसमें भी भैया पूरा क्या है, थर्मोडायनामिक्स ही है पूरा इधर का पेपर जो भी है। तो हमने क्या किया है, सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स के लिए सारा कंटेंट पूरी थर्मोडायनामिक्स हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रखे थे, उन सब को हम एक में ऐड किए दे रहे हैं। सारी पीडीएफ नए नाम से आपको टेलीग्राम BD बीएससी पे दिए दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स वाला भी है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, लेकिन 6th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में पहला और दूसरा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स में करा चुके हैं। तो चलिए यहां से इस वीडियो को एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, पूरी वीडियो देख डालो और आपका तैयार हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स वाला ऑब्जेक्टिव पोर्शन। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं और जल्द ही लेके आएंगे इसका अगला पार्ट। 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपनी पहली यूनिट है, ठीक भाई। अब 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, सरल भाषा में समझो। मान लिया हम किसी के दोस्त, हटाओ यार, ऐसे समझो। मान लिया ये A है, ठीक है, मान लिया ये B है भाई, ठीक है, और ये मान लिया C है। A वाला जो है वो C के साथ इक्विलिब्रियम में, हटाओ यार, A वाला C का दोस्त है, B वाला जो है वो C का दोस्त है, यानी A भी C का दोस्त है, B भी C का दोस्त है। तो इस बात की गारंटी है कि A और B भी आपस में दोस्त होंगे। आप कभी ट्राई कर लेना, आप दो आदमी हो, मान लिया दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है तो आप लोग भी आपस में दोस्त हो ही जाते हो भाई, ठीक है। यानी 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि भैया अगर कोई सिस्टम A C के साथ इक्विलिब्रियम में है, B भी C के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे भाई, ठीक है। एक मोटा मोटा हम आपको बताते हुए चलते हैं ताकि आपको आसानी रहे चीजों को पढ़ने में, ठीक। ये 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भैया भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भैया आधारित होता है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट करी जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कि भैया अगर टोटल एनर्जी Q है तो कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। भाई हमारी जो टोटल ऊर्जा है वो क्या करेगी, एक तो हमारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी जो हमारे अंदर ऊर्जा है उसे, और दूसरा जो बाहरी वातावरण है उस पर कार्य करने में खर्च हो जाएगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, ठीक है। आप लोगों को इतना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी सीरीज जो है वो ऑब्जेक्टिव है, पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आपके पास नॉलेज रहे और आपको रट्टा ना मारना पड़े भाई, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कम से कम 40-40, 50-50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। एक यूनिट में 100 क्वेश्चन, 8 यूनिट में 700 से 800 क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो भाई 100 में 100 यानी 75 में 75 का हम लोग कर पाएंगे भाई। चलो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दो जो बॉडीज हैं, दो जो पिंड हैं, उन्हें इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में कहा जा सकता है इफ दे हैव इक्वल, यानी उनका क्या बराबर हो। तो भैया अगर टेम्परेचर बराबर है, मान लिया ये भी 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये साम्यावस्था भाई, ठीक है। कि मान लिया ये A है, ये B है, जितने पे ये A से B बन रहा है उतने पे ही B से A बन रहा है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर होती है तब उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। और रिवर्सिबल भाई रिएक्शन कब होगी, दो बॉडीज कब कहलाएंगी रिवर्सिबल में, जब उनका क्या बराबर होगा भाई, टेम्परेचर बराबर होगा। क्या बराबर होगा, टेम्परेचर बराबर होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी जो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या दिखाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है भाई पिछली साल। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या दिखाता है, डिफाइंस द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को दिखाता है। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को दिखाता है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई, ये भी टेम्परेचर से, इसका आंसर भी टेम्परेचर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन करता है टेम्परेचर को कि भैया ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो फिर इनका भी टेम्परेचर सेम होगा, इस तरीके से भाई, ठीक है। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को बताता है। अगला क्या है, If two systems A and B are separately in the thermal equilibrium, ये देखो यही तो कह रहा है, with the third system C, then
A एंड B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी अगर कोई दो सिस्टम, कौन कौन से, A और B अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसके साथ, C के साथ में। भाई यही तो बताया, यही तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि भाई अगर दो सिस्टम A और B सेपरेटली यानी अलग अलग C के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तब क्या होगा, A एंड B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। भाई ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको समझ में। भैया देखो सीधी सी बात यह है, जल्दबाजी वाला अपना कोई काम नहीं रहता यार, देर आओ दुरुस्त आओ भाई, ठीक है। यहां पे ऑडियंस थोड़ी सी कम होगी लेकिन कोई टेंशन नहीं भाई, मन करे आराम से सुकून से एक एक करके समझो बैठ के, देखो बैठ के, और उसके बाद लिखो, एक बढ़िया रजिस्टर बनाओ, साथ में लिखा करो। पीडीएफ तो हम आपको दे ही देते हैं, पीडीएफ कहां मिलेगी इसकी, टेलीग्राम बी डीकेडीएन बीएससी पे आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ा करो, लिखा करो बैठ के, वीडियो के साथ में लिखा करो। अगर हमारी 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की वीडियो होगी, हो सकता है उसे पढ़ने में 2 घंटे लगे, लेकिन लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे लगाओगे, सीखोगे तो जिंदगी में याद रहेगा भाई चीजें, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर आर, हीट यानी ऊष्मा और टेम्परेचर मतलब ताप, क्या है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किसकी फॉर्म है, एनर्जी की ही फॉर्म है। हमारा एक पुराना डायलॉग है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊष्मा मतलब हीट, तो एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है हीट। वाइल टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, जबकि टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस की डिग्री, यानी हॉटनेस का मतलब कितना गर्म है या कितना ठंडा। किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को ताप कहते हैं, यानी कोई चीज कितनी ठंडी है या कितनी ज्यादा गर्म है। ज्यादा गर्म है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है मतलब टेम्परेचर कम है, तो इसी को तो टेम्परेचर कहते हैं। तो हॉटनेस की जो डिग्री है उसे टेम्परेचर कहते हैं। एनर्जी का फॉर्म होती है भाई हीट, ठीक है। इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस सभी को पता है, 2 गैसेस होती हैं, एक आदर्श एक वास्तविक, एक आइडियल गैस एक रियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती है, क्या होती है, पीवी बराबर आरटी। 11th क्लास से हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर मोलों की संख्या n हुआ करती थी तो यही हो जाती थी पीवी बराबर एन आरटी मेरे भाई। तो पीवी बराबर क्या होती है, आरटी है आइडियल गैस इक्वेशन भाई, ठीक है। रियल गैस के लिए वान डेर वाल्स ने इक्वेशन दी थी, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया था। क्या करा था बताओ, पीवी होता है, उन्होंने कहा जो P है वो थोड़ा सा ज्यादा होएगा। बोले कितना ज्यादा होगा, बोले A/B², इसमें जोड़ दो P में। बोले जो B है वो थोड़ा कम होएगा, बोले कितना कम होगा, बोले इसमें से B घटा दो। और बोले बराबर में क्या लिखोगे, बोले बराबर में RT लिख दो। तो जब ये भैया जो वास्तविक गैस वाली होती है, जो आइडियल गैस वाली होती है, जब इसे रियल गैस में बदलते हैं भैया, ठीक है, आदर्श वाली को जब वास्तविक में बदलते हैं तो P में कुछ जोड़ देते हैं, B में कुछ घटा देते हैं, बराबर RT। ये बन जाती है वान डेर वाल्स समीकरण। क्या बन जाती है, वान डेर वाल्स समीकरण। देखो, इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस, रियल गैस के लिए जो वान डेर वाल्स इक्वेशन है यानी वास्तविक गैसों के लिए वो क्या है, तो P + A/V², V - B बराबर RT। आराम से याद रख सकते हो, PV बराबर RT। P में कुछ जोड़ा यानी P + A/V², V में कुछ घटाया यानी V - B बराबर क्या आ गया, RT आ गया भाई, ठीक। अगला चलते हैं, अगला द टर्म A/V² इन वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स, यानी जो A/V² है वो किसे दिखाता है, तो वो दिखाता है भाई अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। A/V² किसे दिखा रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है। कैसे आपको समझाते हैं, देखो भैया फिजिक्स में एक नियम होता है कि भैया सूत्र तब बनता है जब बीमा आपस में बराबर होती है। अब देखो ये टर्म है P + A/V², तो P क्या है, P बराबर होगा A/V² के, क्यों, तभी यह फार्मूला बनेगा, डायमेंशन बराबर होती तभी फार्मूला बनता है। यहां पे A/V² का मतलब पूछ रहा, तो P क्या है, P प्रेशर है, प्रेशर मतलब दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी एरिया के ऊपर कितना बल लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है। दाब क्या, इस पे अगर हम दाब लगाएं या नीचे इस काउंटर के ऊपर तो क्या बल ही तो लगाएंगे ना, तो यानी ये A/V² किसके बराबर है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यानी सरल भाषा में कहें, मॉलिक्यूल जब एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स टकराते हैं तो जो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, उसी वो बराबर होता है किसके, A/V² के। द टर्म V, ये जो V है ये किसके बराबर है, तो दूसरा टर्म क्या है, V - का B, तो जाहिर सी बात है B किसके बराबर होगा, V के। तो V यानी वॉल्यूम, यानी V का मान जो है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स, यानी B का मान किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है भैया, ठीक है। V क्या है,
वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइड करते हैं भाई, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कमी हुई। असलियत में जो आदर्श गैस थी, आइडियल गैस थी, उन्होंने कहा, अभी थोड़ा समझाते हैं हम आपको, सुनो। आदर्श गैस जो थी उसमें पता क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि भैया जो गैस मॉलिक्यूल है वो तो आदर्श गैस है, गैस मॉलिक्यूल का अपना कुछ आयतन होता ही नहीं है, नहीं होता, इसलिए V ले लिया गया था। तो इन्होंने कहा अब आयतन मान लीजिए जो ये है बर्तन पूरा, इसका आयतन V है, तो इस बर्तन के आयतन के V में ये जो आदर्श गैस है अंधाधुंध आराम से गति करेगा। लेकिन वैन डर वाल्स ने कहा ऐसा नहीं है, वैन डर वाल्स ने कहा कि इसका खुद का भी तो कुछ आयतन है, और अगर खुद का कुछ आयतन है तो ये B में गति नहीं कर पाएगा, इसकी जितना मान लीजिए इसका आयतन V है तो B कम में गति कर पाएगा। जैसे अगर ये 16 फीट जगह है तो अगर 1 फीट के हम हैं तो मेरे लिए खाली जगह कितनी है, 16 माइनस 1 ना, वैसे ही 16 क्या है, मतलब पूरा आयतन है कंटेनर का, और जो छोटा भी है उस गैस मॉलिक्यूल का आयतन, इसलिए हम लोग इसमें से घटा देते हैं भाई, ठीक है। तो V क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, जितना वो घेर रहा है वो वॉल्यूम है, ठीक है। इन वैन डर वाल्स इक्वेशन द कांस्टेंट B हैज द सेम यूनिट, देखो B की यूनिट किसकी तरह होगी, तो जाहिर सी बात है B वॉल्यूम की तरह ही होगी, क्योंकि V माइनस B बराबर V होता है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, B का डायमेंशन क्या होगा, तो भैया आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर मीटर मीटर। डायमेंशन की बात करें तो L इंटू L इंटू L, तो L की पावर 3 इसकी डायमेंशन हो जाएगी भाई, ठीक है। द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A, अब A का मान कितना होगा, तो अभी हमने आपको बताया भैया, क्या बताया बोलो, P प्लस का A अपान B स्क्वायर होता है, दोनों को बराबर करोगे क्या आएगा, P बराबर, अगर A का मान पूछे तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा PB स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज पाथ इंडिपेंडेंट, कौन सी क्वांटिटीज जो हैं वो पाथ पर निर्भर नहीं करती, पाथ से फ्री होती हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, और मेरे भाई वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी, जो कार्य वाली ऊर्जा है और ऊष्मा के फॉर्म में ऊर्जा है, ये सारी की सारी कैसी होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है, यानी पाथ पर निर्भर करती हैं भाई। वर्क डन बाय द सिस्टम, अब बाय द सिस्टम मतलब कोई सिस्टम हमारे पास, उसके द्वारा काम करा जा रहा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमने कोई सिस्टम मंगाया और हमें उसके ऊपर काम करना पड़ रहा भाई, तो हमारी एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो भाई निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो तो वर्क कितना होगा, भैया एक फार्मूला याद रखना, जो दाब आयतन ऊर्जा होता, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी होती P डेल्टा V, वो W के बराबर होता भैया, यानी P का मतलब प्रेशर, डेल्टा V मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, इन दोनों की जो गुणा होती है वो भैया कार्य के बराबर होती है। यहां कह रहा इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब J जीरो है, और J जीरो भैया तो जीरो जो टकराएगा वो खुद जीरो बन जाएगा, तो W यानी कार्य भी जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यानी अगर इफ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है, देन द वर्क डन इज, तब कितना कार्य होगा भाई, तो कार्य हो जाएगा जीरो मेरे भाई, ठीक। अगला, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड वॉल्यूम, अब देखो यहां पे बिटवीन द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस ऑन PB, तो भैया P और B का जो डायग्राम है, एक चीज याद रखना, जब भी कोई ग्राफ बनता है ऐसे करके, तो उस ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। अब ये ग्राफ कह रहा P और B के बीच में हम बनाएंगे, तो P और B के बीच का जो भैया एरिया आएगा वो कार्य के बराबर होएगा, और कार्य क्या होता है, P डेल्टा V होता है। तो इसका मतलब जो P और B वाला ग्राफ है उसके जो इनक्लोज सरफेस के लिए एरिया होगा, बंद सरफेस के लिए एरिया होगा, वो किसके, वर्क डन यानी किए गए कार्य के बराबर होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, जीरो होगा भैया। क्यों होगा, क्योंकि यहां देखो क्या दिखाया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे निर्भर नहीं करती भाई। तो अगर भाई अगर आप कहोगे कि कितना चेंज हो रहा है किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, बंद प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस समझते हो क्या होता है, कि भैया जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे। ये देखो यहां से शुरू करा यहीं पे खत्म कर दिया, यहां से शुरू करा डिस्कोबाजी करते रहे यहीं पे खत्म कर दिया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा भाई, जीरो हो जाएगा, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे क्या होता है भैया, बोले कभी कभी ज्यादा अंग्रेजी बोले चक्कर में मुंह में अंग्रेजी फंस जाती है। J इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जो J की वैल्यू होती है, जूल की वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होती है, तो भाई सभी को पता होना चाहिए कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं भाई, कितने होते हैं, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, एक कैलोरी में
4.2 जूल होते हैं भैया, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा हुआ 4.2 जूल प्रति कैलोरी, या फिर एक जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं भाई, ठीक। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4.2 गुणा 10 की घात 7 अर्घ प्रति कैलोरी भाई, ठीक है। यानी एक कैलोरी में इतने जूल या फिर एक कैलोरी में इतने अर्घ होते हैं। जूल एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, अर्घ सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी। ये देखो, एक कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। तो हमने लिख दिया एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल भाई, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस। अब देखो, परफेक्ट दो गैसें होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मतलब जब चलना है तो काइनेटिक है, और रुके हुए हैं तो पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा है। अब कह रहे परफेक्ट गैस है, गैस का मतलब रुकना काम ही नहीं, अंधाधुंध गति करो। तो जब अंधाधुंध गति करेंगे भैया, तो जो गैसों के मॉलिक्यूल हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी परफेक्ट गैस के लिए। लेकिन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट एनी टेम्परेचर, अगर आइडियल गैस की हम लोग किसी भी टेम्परेचर पर टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो किसके बराबर होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि वो परफेक्ट गैस है। गैसों के अणुओं का काम है गति करना, ना कि रुकना, तो उनमें पोटेंशियल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस, अगर वास्तविक गैस की बात, आइडियल, आदर्श तो कुछ होता ही नहीं भाई, आदर्श गैसों को मान लिया जाता है आइडियल गैसेस को, लेकिन रियल गैसेस की बात करें तो भैया जो रियल गैसेस है वो अंधाधुंध तो गति नहीं कर पाएंगी, तो उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जो इनकी इंटरनल एनर्जी होगी वो सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के भाई, ठीक है। अगला क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी जो पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का, इज अ स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस है किसका? सभी को पता भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट करी जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और यही फर्स्ट लॉ है भाई, ठीक है। तो ये द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ, और सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे ही, सब कुछ पढ़ा। आप सर्च करो थर्मोडायनेमिक्स लॉ, साथ में बी डिकेडेंट डाल दो आ जाएगा। जीरोथ लॉ सर्च करो, साथ में बी डिकेडेंट डाल दो आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ होगा, एप्लीकेशन पे सारी चीजें एक जगह पे हैं। 200-300-400 रुपए का कोर्स मिल जाएगा, वहां पे सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, सब डिस्क्रिप्टिव डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां से पढ़ लो, कहीं से पढ़ो, कंटेंट की कमी नहीं है मेरा भाई, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ कंजर्वेशन ऑफ किसका? तो भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम है, सभी को पता, तो एनर्जी सही आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, विच फिजिकल क्वांटिटी रिलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कौन सी क्वांटिटी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करती है? तो भाई एनर्जी, सीधी सी बात है यार। उसके बाद इफ पी इज द प्रेशर, अगर P प्रेशर है, U इंटरनल एनर्जी है, V वॉल्यूम है और dQ जो है वो हीट है, गिवन टू द सिस्टम, तो क्या फार्मूला होगा भैया? तो du बराबर dQ माइनस का PdV होता है। ये कैसे निकल के आता है रिलेशन, वो भी आपको बताया दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो टोटल हीट है उसका कुछ भाग खर्च होगा इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में। भैया अगर हमें जिंदा रहना तो दो तरीके की ऊर्जा चाहिए, एक तो हमारी अंदर से ऊर्जा बढ़े, और दूसरा जो बाहर जो गर्मी हो रही है इसे मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा बाहरी वातावरण से लड़ने के लिए। तो भाई बाहरी वातावरण पे, बाहरी एटमॉस्फेयर पे कार्य करना पड़े। W को इधर ले आओ तो U बराबर क्या हो जाएगा? Q माइनस W हो जाएगा। और अभी बताया W को कैसे लिख सकते हैं? P डेल्टा V या P dV लिख सकते हैं, P डेल्टा V लिख दिया हमने, तो यही तो लिखा हुआ है U बराबर Q माइनस का P डेल्टा V। तो ये भैया दोनों में, तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। द क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब समतापी, तो आइसोथर्मल में T कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक का मतलब समदाबी, तो P कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक का मतलब सम आयतनिक, तो V कांस्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। अगला, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक, एडियाबेटिक को कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें हीट चेंज नहीं होती। गांव में जाओ, लो भैया बारात देर में आ रही है तो भुजे में ले जाके रख देते हैं क्या? बर्फ देर में पिघलता है, हीट का आदान प्रदान नहीं होता, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती, बाहर की अंदर नहीं जाती, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है भाई, ठीक है। तो ये क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर टोटल हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ए साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है या टोटल एनर्जी में चेंज है वो 0 होगा भैया, ठीक है।
फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, अगर कोई गैस फ्रीली एक्सपेंड होना है, मतलब अंधाधुंध तरीके से गति करना है उसे, तो क्या होगा भैया, टोटल एनर्जी में चेंज जीरो होगा। कार्य भैया कुछ नहीं, कार्य में चेंज जीरो होएगा, ऊष्मा में चेंज जीरो होगा। यानी सरल भाषा में कोई हीट नहीं चाहिए, कोई वर्क नहीं चाहिए। अबे वो तो परफेक्ट गैस है ही, उसके लिए काम थोड़ी करना पड़ेगा। उसे तो सिलेंडर खोल दो, अंधाधुंध अपने आप गति करना शुरू कर देगी। उसके लिए कोई हीट चेंज नहीं, कोई वर्क नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई, गैस अपने आप गति कर लेगी भाई, ठीक है। ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, यानी जब अपने आप जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, गैस बढ़ती है, तब उसमें क्या होता है, तो टेम्परेचर हमेशा कम हो जाता है भाई, ठीक है। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ स्लैब, यानी जब कोई टुकड़ा पिघलता है, मेल्टिंग मतलब पिघलता है, ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा, एट 0 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जब कभी भी 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटीएम दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम ही होता है, तो उस पर जब उसे पिघलना शुरू होता है भाई, मेल्ट होता है, तब क्या होता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसकी जो अंदर की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है भाई। ऊर्जा बढ़ेगी तभी तो पिघलेगा यार, वो ऊर्जा तो चाहिए होगी ना। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, अब कोई अगर आदर्श गैस है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, तो इसके टेम्परेचर पे निर्भर करती है भाई, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस, अगर कोई रियल गैस है तो किस पे निर्भर करेगी, तो इसके टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि रियल गैस में ही वॉल्यूम होगा, वैन डर वाल्स ने बताया। आइडियल गैस में तो अणुओं का वॉल्यूम होगा ही नहीं, निग्लिजिबल होगा, ना के बराबर, माना ही नहीं जाएगा भाई उन्हें, तो उसमें सिर्फ टेम्परेचर, रियल में टेम्परेचर और वॉल्यूम पर भी निर्भर करेगी, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है, तो सभी को पता है एंथैल्पी क्या होती है भाई, एच से एंथैल्पी को लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी U और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी PB का एडिशन होती है H बराबर U प्लस PB, तो इसे हम लोग कह देते हैं एंथैल्पी। द गैस लॉ PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट इज ट्रू फॉर बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी चाहे आइसोथर्मल सिस्टम हो चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो, PV बराबर जो RT है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT, वो दोनों के लिए सही है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, यानी किसी गैस की जो स्पेसिफिक हीट है कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, यानी 0 से अनंत के बीच में जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान हो सकता है किसी गैस के लिए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए कितना होता है, तो ऑक्सीजन गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इस पे विशिष्ट ऊष्मा का मान है वो अनंत होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और इस एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये 0 हो जाता है ऑक्सीजन के लिए। द करेक्ट स्टेटमेंट इज Cb इज लेस देन Cp। Cb और Cp क्या है, C क्या है, कैपेसिटेंस है भैया, सरल भाषा में कहे तो धारिता है, ठीक है, ऊष्मा धारिता कह लो यार, ठीक है। तो Cp और Cb है, ठीक है। तो Cp क्या है, P मतलब क्या है, P मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, और V मतलब क्या है, वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्मा है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो Cb का मान हमेशा, यानी जो वॉल्यूम वाला होता है उसका मान कम होता है। क्यों होता है हम आपको ये भी बताया जा रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला हमने अभी आपको बताया, डेल्टा U बराबर क्या होता है बताओ, जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस W के, ठीक है। और W बराबर क्या होता है, P डेल्टा V होता है। तो जब भी कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होएगा तो ये डेल्टा V मतलब ये 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो ये टर्म 0 हो जाता है, इसलिए इतना पोर्शन नहीं है। लेकिन प्रेशर में भैया P है, डेल्टा P थोड़ी है, तो प्रेशर में ये वाला टर्म 0 नहीं होता, इसलिए प्रेशर का मान हमेशा, प्रेशर वाली कंडीशन में इसका मान ज्यादा होता है, Cp का मान ज्यादा होता है, Cb का मान कम होता है। मेयर का फार्मूला 11th क्लास में पढ़ा है, Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R। Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R। अगर गामा बराबर Cp अपॉन Cv, गामा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है भैया, ये इसे हीट कैपेसिटेंस कह लो, बनता सब उसी से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कह लो, ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो ये जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं यानी स्पेसिफिक हीट्स है, इनका जो रेशियो गामा है, अगर गामा बराबर इतना है तो मेयर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो गामा माइनस 1 बराबर R अपान में Cb हो जाएगा। ये कैसे बनेगा भैया, देखो Cp यहाँ चल ही रहा है, Cb कॉमन ले लेंगे, Cb कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, Cp बटे में क्या आएगा, Cb आएगा भाई, ठीक है। माइनस में क्या बचेगा, 1, बराबर में क्या चलेगा भाई, R चलेगा। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। Cp अपॉन Cv क्या बन जाएगा, गामा बन जाएगा भाई, ये देखो गामा बना दिया हमने, ठीक है, ये देखो गामा बना दिया। इस तरीके से चलेंगी तो गामा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन Cb हो जाएगा सर जी, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। ये देखो, चाहो तो हम लोग इसे फिर वैसे उसी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे बताओ, गामा को क्या लिख दोगे, Cp अपॉन Cv लिख दोगे, माइनस का 1 लिख दोगे, बराबर R अपॉन Cv लिख दोगे। ये देखो भैया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, Cp माइनस में क्या आएगा, Cb बटे में क्या चल रहा, Cv बराबर R अपॉन Cb चल रहा। Cb Cb कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv बराबर R। यानी इस फॉर्म को इसमें लाना है
तो गामा की जगह पे CP/CB आप रख सकते हो भाई, ठीक है। तो लगभग 43 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करे हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी छोटी वीडियो क्या, आप लोग तो पढ़ने के लिए बैठे हुए हो वीडियो को मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस पॉइसन्स इक्वेशन। पॉइसन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? 11th क्लास में पहले ये कोर्स में हुआ करता था, आपने सुना होगा भैया, पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। पॉइसन का नियम है ये। किसका नियम है भैया? पॉइसन का नियम है। क्या है भाई? पीबी की पावर गामा बराबर नियतांक या फिर कांस्टेंट। 11th क्लास में ये व्यक्ति को पढ़ने को मिल जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, कल हमने आपको बताया था एडियाबेटिक का मतलब होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें जो हीट है वो चेंज नहीं होता भाई, ठीक है। गांव में भूसा वाला एग्जाम्पल बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में T एंड B, जो T यानी टेम्परेचर है, V यानी वॉल्यूम है, R रिलेटेड यानी कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड है भाई? TB की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। सरल भाषा में कहें तो भैया ये PB की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। हम लोगों को फार्मूला पता होता है PB बराबर RT मेरे भाई, ठीक, तो हमें पता होता है। तो अगर हमें इसे B तो B रहेगा, अगर हमें यहाँ से P हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भैया P का मान निकाल के इसमें रख देते हैं, और जब P का मान निकाल के रखते हैं तो है ये भी पॉइसन की इक्वेशन। बस जब यहां से मान रख देते हैं तो बदल के हो गई TB की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट भाई, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पॉइसन इक्वेशन है, ये भी पॉइसन इक्वेशन है, लेकिन ये T और B के बीच में है। T बोले तो टेम्परेचर, B बोले तो वॉल्यूम, P बोले तो प्रेशर, मतलब दाब मेरे भाई, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है क्या द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पिछली साल, उससे पिछली साल जितनी बार पेपर आया सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, यानी जो एडियाबेटिक कर्व का स्लोप होता है वो गामा गुना होता है किसका? आइसोथर्मल कर्व का। आइसोथर्मल कर्व क्या होता है भैया? आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापी। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? समतापी। एडियाबेटिक का मतलब रुद्धोष्म, तो रुद्धोष्म वाला जो है वो ज्यादा होता है, उसका स्लोप ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? आइसोथर्मल का गामा गुना हो जाएगा। कैसे चित्र बनेगा अभी वो भी नीचे दिखाएंगे, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई। इन द एडजॉइनिंग PB डायग्राम, यानी P बोले तो प्रेशर, V बोले तो वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं, द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन AB, AC एंड AD। भैया ये एक डायग्राम है, इसमें देखो एक लाइन दिख रही है AB, ये क्या दिखा रहा है? AC किसका स्लोप दिखा रहा है भाई, और AD किसका स्लोप दिखा रहा है? तो यहाँ पे हमने लाइन से लिख रखा है, जो सबसे पहला वाला AB आपको ग्राफ दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है, ये आइसोबारिक है। आइसोबारिक क्या होता है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है भाई। इसका मतलब क्या? इधर की तरफ कौन चल रहा है? प्रेशर चल रहा है, इधर की तरफ वॉल्यूम चल रहा है। आप यहाँ A पे देखो प्रेशर इतना है, आगे बढ़ो इतना है, आगे बढ़ो इतना, B पे देखो तब भी इतना ही है, यानी इस पूरी सीधी वाली लाइन पे P का मान नहीं चेंज हो रहा है। तो P का मान नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये आइसोकोरिक को दिखा रहा है। आइसोथर्मल क्या है भैया? ये आइसोथर्मल है। दूसरा वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये आइसोथर्मल है, और अभी हमने आपको ऊपर बताया आइसोथर्मल वाला जो ग्राफ है उसका गामा गुना करना पड़ेगा, तब एडियाबेटिक मिलेगा, यानी एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा, ज्यादा ढाल होगी। यार स्लोप मतलब ढाल सरल भाषा में, तो इसमें सबसे ज्यादा ढाल दिखाई दे रही है तो ये एडियाबेटिक है। इससे कम ढाल वाला कौन है? आइसोथर्मल है, यानी समतापी है, और ये बिल्कुल सीधा है तो ये समदाबी है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? सम आयतनिक। अगर कोई लाइन ऐसी खिंच जाती तो वो आइसोकोरिक हो जाता, ऐसी है तो ये आइसोबारिक है मेरे भाई, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज। ये बहुत पूछा जाता है भैया, समतापी प्रक्रम में कार्य बताओ, रुद्धोष्म में कार्य बताओ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क का फार्मूला होता है W बराबर RT log V2 अपॉन V1। भैया इसे कतई याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इन सबके प्रूवमेंट भी हैं जो हमने डिटेल में कराए हुए हैं, यूट्यूब पे भी सब कुछ पढ़ा रखा भाई, बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसमें आप पढ़ सकते हो, सारी की सारी चीजें करा रहे हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक है भाई, वहां पे भी सब डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव सब पढ़ा रखा है, बस पढ़ने की देर है भाई, ठीक है। तो वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक फार्मूला ये भी होता है W बराबर R गामा -1 T1 -2। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये किसके लिए? ये आइसोथर्मल के लिए है। ये किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलो। 1, 2 और एक अभी हमने क्वेश्चन बताया था कौन सा? ये गामा इंटू स्लोप वाला। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में।
आ सकते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, जो ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करती है उसे क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं इंजन। एक आदमी था कार्नोट, उसने बनाया था कार्नोट इंजन। क्या बताया था उसने कि बोले 100% हीट जो है वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा इंजन बना देंगे। लेकिन वो जिंदगी में कभी भी प्रैक्टिकली बन नहीं पाया, खाली कॉपियों में ही रह गया। उसे एक आइडियल यानी आदर्श इंजन मान लिया गया। आज भी जब कोई इंजन बनता तो उसकी उसी से तुलना जरूर कर लेते हैं, प्रैक्टिकली उसे पॉसिबल नहीं करा जा सका। इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क, यानी 100% हीट कन्वर्ट कर दे वर्क में, ऐसा नहीं होता भाई। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क क्या है, हीट इंजन होता है, जो किसे हीट को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल वर्क में। 11th के आपको दिन याद होंगे, उसमें क्या एक सोर्स हुआ करता था, एक सिंक हुआ करता था, बीच में क्या होता है कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस हुआ करता था भाई। हीट का टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर T1 जहां से हीट आ रही है T1 मानते थे, सिंक जहां पे बची हुई हीट जा रही है टेम्परेचर T2 मानते थे। इस तरीके से पूरा एक इंजन प्रोड्यूस होता है। 3 चीजें होती है भाई, ठीक है। आ कार्नोट साइकिल कंटेन्स, तो कार्नोट साइकिल में क्या क्या होता है भाई, लोग कार्नोट साइकिल में क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। याद करो भैया, इस तरीके से कार्नोट साइकिल बना करता था, याद है, इस तरीके से कार्नोट साइकिल बनता है। इसमें 2 जो भैया आपको लाइनें दिख रही हैं आइसोथर्मल की होती हैं और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस की होती हैं, ठीक है। एक बार उठाते हैं, सोर्स से हटाते हैं, फिर रखते हैं, फिर जो स्टैंड होता है इंसुलेटिंग उस पर रखते हैं, पूरा एक प्रोसेस है सर जी, ठीक है, पढ़ाया हुआ है। लेकिन कुल मिला के जो कार्नोट चक्र है, कार्नोट साइकिल है, इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। द एरिया ऑफ पीबी डायग्राम, सीधी सी बात है, कल आपको बता चुके हैं। W यानी कार्य किसके होता है, P डेल्टा V के, यानी दाब आयतन ऊर्जा के बराबर होता है किया गया कार्य, मतलब W बराबर P डेल्टा V, यानी द एरिया ऑफ पीबी डायग्राम। पीबी डायग्राम का एरिया क्या दिखाएगा, तो भैया वर्क दिखाएगा। कल आपको बताया था कि अगर ऐसे कोई भी ग्राफ है तो जो इसके नीचे का एरिया होता है ये किए गए वर्क यानी कार्य के बराबर होता है। तो वर्क डन पर साइकिल ये आपको दिखाएगा भाई। अगला क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर T1 एंड T2, ध्यान से समझ लो मेरी बात, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा। इसके ऊपर अभी हम लोग सवाल लगाएंगे। कह रहा जो सोर्स है उसका टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो इफिशियंसी क्या होगी। इफिशियंसी मतलब होता है दक्षता, काम करने की क्षमता। बहू हमारी गृह कार्यों में दक्ष है, यानी बहू हमारी कैसा काम कर रही है, उसकी इफिशियंसी क्या है। कि बहू भैया बढ़िया अगर आ गई तो तुम मौज कट जाएगी, वरना पैसा तुम 50,000 60,000 10,000 कितना भी कमाओ, बहू कहेगी पैसा है ही नहीं हमारे पास, डेली कलेश होएगा भैया। शहर वाली होगी तो कचेरी ले जाएगी, गांव वाली होगी अब मट्टी तेल छिड़क के आगे लगाएंगे, वो वाला मामला हो जाए। लेकिन अगर आदमी सही है, इफिशियंसी बेहतरीन है, तो नहीं भी है तब भी काम हो जाएगा भैया। ईटा से लिखते हैं, काय लिखते हैं, ईटा से। फार्मूला 1 माइनस का T2/T1 हो जाएगा। ये फार्मूला का तो याद कर लो, इसे हिंदी में दक्षता, अंग्रेजी में इफिशियंसी कहते हैं मेरे भाई, ठीक। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज लोअर्ड, अगर सोर्स का टेम्परेचर कम है, जहां से हीट आ रही है वही कम है, तो इफिशियंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब उतना इंतजाम ही नहीं है तो क्या होगा, इफिशियंसी हो जाएगी कम। देन द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज डिक्रीजेज, कार्नोट इंजन इज लोअर, तो डिक्रीजेज मतलब कम हो जाएगी। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ जो रिवर्सिबल हीट इंजन है यानी कार्नोट इंजन ही कह लो, उसकी इफिशियंसी डिपेंड नहीं करती किस पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस। अभी फार्मूला दिखाया, ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है भाई। सब्सटेंस वर्किंग कौन सा, उससे कोई भी मतलब नहीं है, यानी वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, अभी बताया जो कार्नोट ने बताया भैया, वो बताया कि 100% इफिशियंसी, पूरी हीट कन्वर्ट कर देंगे वर्क में। तो कार्नोट इंजन मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, अभी आपको बता चुके हैं कार्नोट इंजन है भाई। अगला है द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127। अब एक चीज याद रखना, बच्चे गलती ये करते हैं जो पहले लिखा होता है उसे T1 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। सोर्स के पास हमेशा ज्यादा टेम्परेचर होगा भैया। अरे सोर्स के पास कम कैसे हो जाएगा, सोर्स के पास हमेशा ज्यादा होएगा। तो जो ज्यादा टेम्परेचर है ये T1 है, जो कम टेम्परेचर है भाई ये T2 है। इफिशियंसी यानी ईटा आपसे पूछ रहा है, लेकिन ये दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो भैया डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ेंगे जो बन जाएगा केल्विन। T1 का मान 400 केल्विन आ गया, T2 का मान 300 केल्विन आ गया। ईटा का मान 1 माइनस T2/T1 होता है, 1 ऐसे रखा, T2 का मान 300, T1 का मान 400, 0 0 उड़ा दिए, 4 1 कम 4 में गए, 3/1/4, 1/4 इफिशियंसी आ गई। लेकिन
कह रहा परसेंटेज में बताओ, तो ले भैया 100 से गुणा कर दी। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। इंटरमीडिएट में नंबर कितने थे 500, मिले कितने 400, गुणा करते थे 100 से 80% बन जाती थी। तो ले भैया 1/4 की 100 से गुणा कर दी, 25% आ गया भाई। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर, दो टेम्परेचर 600 केल्विन और 900 केल्विन पे ये काम कर रहा है भैया। द इफिशिएंसी ऑफ द इंजन निकालो भैया। बिल्कुल कैसे निकालोगे, जो ज्यादा है वो T1 है, ले भैया जो ज्यादा है वो क्या है T1 है, जो कम है वो क्या है T2 है। फार्मूला क्या है, ईटा बराबर 1 माइनस का T2 बटे T1 है। मान रख दो 1 रख दिया, माइनस का T2 की जगह 600 रख दिया, बटे में 900 रख दिया, 0 0 उड़ा दिया, 2 3 6 काट दिया, 3 दूनी 6 काटा, 3 3 9 काट दिया, 3 1 कम 3 में गए 2 कितना बचा, 3 में गए 2 कितना 1/3। 100 से गुणा कर देंगे, लगभग 33.3% या विकल्प में जो भी दे रखा है 33% आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। द इफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस, आपको बता ही चुके हैं, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। द इफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग विद द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सबका सेम है, 4 है भैया, वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है, काम करने वाला सब्सटेंस अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर सोर्स सिंक के अगर सेम है तो क्या होएगा, तो भैया सबकी इफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस से मतलब है ही नहीं। लेकिन द इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा भी रखा है शायद हमने यूट्यूब पे भी पब्लिक करा हुआ। तो जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब इससे ये दोनों तरफ डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, उसे रिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल मतलब केवल एक डायरेक्शन है, एक बार दूध से दही बना दिया, दही से दूध दोबारा नहीं बना पाएंगे भाई। फॉर द सिमिलर चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में सिमिलर चेंज करें, वर्क डन इन मिनिमम, सबसे कम कार्य होगा किसमें, अगर आयतन में चेंज बिल्कुल समान तरीके से हो रहा तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे कम कार्य होगा। फॉर द सिमिलर इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर बढ़ाएं वॉल्यूम सिमिलर तरीके से, तब किसमें कार्य सबसे ज्यादा होगा, तो भैया आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा कार्य होगा। क्यों, क्योंकि V बढ़ने का मतलब है W बराबर P इंटू V, P कांस्टेंट बना रहेगा, V की वैल्यू बढ़ेगी तो कार्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद है भैया इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस, अगर किसी गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, जाहिर सी बात है गैस अपना टेम्परेचर खत्म करेगी तभी फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, तो भैया इसमें टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा भाई। A reversible heat engine और a Carnot engine, यानी जो Carnot engine है, can have 100% efficiency if the temperature of the sink का टेम्परेचर कितना हो जाए कि 100% efficiency हो, तो सिंक का भैया 0 करना पड़ेगा। 0 केल्विन अगर सिंक का टेम्परेचर है तो efficiency उसकी 100% हो जाएगी भाई। ठीक, अगला क्या है, A Carnot engine works between 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री। 0 यानी अब आप बताओ T1 का मान कितना है, 100 है, T2 का मान कितना है, 0 है। इफिशिएंसी आपसे पूछ रहा, लो जे T1 हो गया, जे T2 हो गया, जे फार्मूला हो गया, जे घटाया, जे 26.8% आंसर आ गया। सेम वैसे ही सवाल चल रहा है। इस तरीके के पेपर में 2 से 3 सवाल जरूर आएंगे भाई। मान के चलो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 75 आपको टिक लगाने होते हैं। कईयों को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि सर जी पेपर मल्टीपल चॉइस, सर बीएससी करने का फायदा क्या, पेपर मल्टीपल चॉइस हो रहा। भाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं मल्टीपल है, वो देखो लगा के देखना पड़ेगा ना सवाल, तभी तो टिक लगाओगे। तुक्का या तो लगाते रहो वो अलग बात है। अब एक हम आपको दे रहा है क्वेश्चन, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 125 है और 15 है। भैया हमने जोड़ के दिखा दिया है, 273 इतना हो गया, 273 जोड़ दिया इतना हो गया। ईटा का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, हमने मान भी यहां रख दिए हैं आपको। 398 में से 398 कम 398, 288 घटा लेना, भाग दे देना, 100 से गुणा कर देना, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फॉर इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन, अगर कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी बढ़ानी है, दक्षता बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सिंक का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। सिंक का टेम्परेचर कम करते करते 0 पे ले आओ, इफिशिएंसी 100% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर जी, सिद्ध करके बताओ। लो यहां देखो, यहां देखो, यहां फार्मूला क्या होता है बताओ, ईटा बराबर 1 माइनस का T2 बटे T1। T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर है, T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर है। अगर सिंक का टेम्परेचर 0 कर दोगे तो जो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 100% इफिशिएंसी हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक का टेम्परेचर कम करते चले जाओ, इफिशिएंसी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जब 0 पे पहुंच जाओगे तो इफिशिएंसी 100% हो जाएगी भाई। ठीक है, तो कल से लेके आज तक जो 2 दिन आपने देखे हैं भाई,
कल लगभग हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कवर करे थे और 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कवर करे हैं भाई, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली बाय एनी डिवाइस, यानी किसी भी डिवाइस के द्वारा हीट को पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने आपको बताया था भाई कि कभी भी भैया पूरे, जैसे मान लिया अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें पेट्रोल डलाते हैं, तो पेट्रोल डलाने के बाद गाड़ी चलनी चाहिए, केवल गाड़ी चलने का ही काम है उसका, लेकिन गाड़ी का इंजन गर्म होता है, उसमें हीट बर्बाद हो जाती है, गाड़ी में आवाज आती है उसमें हीट बर्बाद हो जाती है, धुआं निकलता है उसमें हीट बर्बाद हो जाती है, यानी ओवरऑल बात करें तो भैया पूरी पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है सर जी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा भाई, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क, यानी पूरी पूरी हीट को 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता भैया, ठीक है। तो ये हो गया भाई पहला क्वेश्चन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है। दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, यानी हीट जो है, ऊष्मा जो है अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं बह सकती। हम क्या कह रहे हैं कि जो ऊष्मा है वो अपने आप फ्लो नहीं कर सकती, कहां से, ठंडे से गर्म की तरफ। भाई सभी को पता है गर्म से ठंडे की तरफ तो जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ तो जाती है, लेकिन ठंडे से गर्म की तरफ अपने आप नहीं जा सकती। दिस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ वाज गिवन, भाई ये किसने कहा था, तो भैया ये क्लासियस का स्टेटमेंट है कि जो ऊष्मा है वो ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जा सकती। सेकंड लॉ दिया क्यों गया था पहले ये बताओ, सेकंड लॉ की नीड ही यही थी। कुछ क्वेश्चंस थे भाई, क्या जमीन से पानी अपने आप पहाड़ी पे जा सकता है, क्या ठंडे से गर्म की तरफ हीट अपने आप जा सकती है, क्या कम वाली एनर्जी से ज्यादा वाली एनर्जी की तरफ अपने आप ऊष्मा जा सकती है। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस थे और उनका जवाब देने के लिए ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दिया गया था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट गलत है निम्न में से, तो भैया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हीट इटसेल्फ कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, अपने आप जो ऊष्मा है वो ठंडे से गर्म की तरफ जा सकती है, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला क्या है भाई, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेसेस, यानी जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है वो क्या दिखाता है भाई, तो वो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को ये बताता है भैया। एस से हम लोग एंट्रोपी को लिखते हैं, एस बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, ध्यान से समझना। एस माने होता है एंट्रोपी, Q माने होती है हीट यानी ऊष्मा सर जी, ठीक है। T माने होता है टेम्परेचर, T माने क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो S बराबर Q अपॉन T फार्मूला होता है। ऊष्मा, जैसे अभी हमने आपको बताया था भैया कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, जब भी कभी किसी प्रोसेस में ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट रहती है तब हम लोग उसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते थे। वैसे ही जब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी उसे भी हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस ही कहेंगे। एडियाबेटिक का मतलब रुद्धोष्म, रुद्धोष्म मतलब समझते हो, हमने आपको बताया था गांव वगैरह में जब बारातें होती हैं तो भूसे के अंदर बर्फ रख दिया जाता है ताकि वो ऊष्मा पिघले नहीं। सर ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी, तो बर्फ जो है वो पिघलेगा नहीं भाई, ठीक है। तो जब कभी भी हीट कांस्टेंट रहती है या फिर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी होता क्या है भाई, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या है, एक यहां पर मान लिया 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 150 लोगों को हम सिस्टम में बैठा दें, इधर भैया 2 लोगों वाली सीटें हैं तो सबको 2-2 बच्चों को बैठा दें, इधर एक पे 10 बच्चों के बैठने वाली सीट है तो 10-10 बच्चों को हम बैठा दें यहां से वहां तक, और सब सिस्टम में बैठे हो। एक आदमी अंधाधुंध आके बैठ जाए, तो जब वो अंधाधुंध बैठेगा तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब बिल्कुल सब ऑर्डर में बैठ जाएंगे मतलब डिसऑर्डर कतई नहीं रह जाएगा, तो एंट्रोपी 0 हो जाएगी, यानी एंट्रोपी बोले तो डिसऑर्डर भैया, ठीक है। तो सेकंड लॉ बताता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को। अगला क्या है, द यूनिक फंक्शन, यानी एक जो फंक्शन है, यूनिक फंक्शन कह लो, पॉइंट फंक्शन कह लो, ऑफ द स्टेट, किसी अवस्था का, ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की अवस्था का एक पॉइंट फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन क्या है, तो भाई एंट्रोपी है सर जी, ठीक है। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, ये देखिए अभी हम बता रहे थे, तो जब भी कभी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो एंट्रोपी एस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो जब हीट मिल ही नहीं रही तो सारे मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स हैं जो भी हैं वो सब सिस्टम में होंगे, बिल्कुल डिसऑर्डर होगा ही नहीं, तो एंट्रोपी जैसी है वैसी रहेगी, मतलब कुल मिलाकर, ठीक है। तो एंट्रोपी कैसी होगी, कांस्टेंट रहेगी सर जी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये देखो
एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी, यानी जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसके अंदर एंट्रोपी में वो चेंज होता है, वो कितना होता है? तो भैया जब रिमेन्स कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें चेंज कितना होगा? जीरो चेंज होगा भैया, ठीक है। अगला है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज। देखो आइसोएंट्रोपिक का मतलब क्या है बताओ? आइसोएंट्रोपिक का मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है, सभी को पता है। जैसे मान लिया अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कह देते हैं। अगर बाई चांस आयतन चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोकोरिक प्रोसेस कह देते हैं सर जी। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोबारिक प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हीट में चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है तो उसे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर भैया एडियाबैटिक प्रोसेस भी कह देते हैं। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? तो एंट्रोपी की होती है जूल प्रति केल्विन। अभी आपको बताया फार्मूला S बराबर Q अपान T। Q मतलब हीट है तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल, बटे में टेम्परेचर की क्या होगी? केल्विन। तो एंट्रोपी की यूनिट हो जाएगी जूल प्रति केल्विन मेरे भाई। उसके बाद है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल समझते हो भैया? रिवर्सिबल का मतलब जैसे हम कह दें कि हम क्या कर रहे हैं, मान लिया रिवर्सिबल का मतलब है एक चीज से दूसरी चीज बन सकती है और दूसरी से पहले फिर बन सकती है, कि हम कहते हैं ए रिवर्सिबल बी, यानी इससे हम लोग ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं सर जी। तो अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तब क्लासियस ने क्या कहा एंट्रोपी के लिए? तो अभी आपको बताया कि भैया एस बराबर होता है क्यू अपान टी। तो भैया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपान टी। अगर हम लोग काहे की फॉर्म में लिखें? इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें, किसी क्लोज्ड साइकिल के लिए लिखते हैं। तो सारे के सारे बच्चे फिजिक्स वाले ही हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। क्लोज्ड साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है? जीरो होता है। डी क्यू अपॉन टी को ही हम लोग एंट्रोपी एस कह सकते हैं, यानी चेंज इन एंट्रोपी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? जीरो होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल। देखो भैया आ गया भाई, कार्नोट साइकिल क्या होता है बताओ? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है सर जी, इस तरीके से शुरू होता है, यहां से इस तरीके से हम लोग पूरा साइकिल देखने को मिलता है, तो ये कार्नोट साइकिल है पूरा सर जी, ठीक है, जो एक कहा है कि रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। तो भैया ये क्या है? इसमें भैया चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल। अगर एक पूरा कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस फॉर अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल। ये भी वही बात आ गई कि सारी एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सारे एंट्रोपी में चेंज अगर हम लोग जोड़ लें तो वो कितना आएगा? तो जीरो ही आएगा भाई, क्योंकि पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो चेंज इन एंट्रोपी इन कंप्लीट साइकिल भैया क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी, जो एंट्रोपी में होने वाला चेंज है वो पॉजिटिव होता है इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ऐसा कोई प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है, मतलब यहां से यहां, जैसे दूध पे दही पे पहुंच गए, अब दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, मतलब बढ़ेगा एंट्रोपी, डिसऑर्डर जो है वो बढ़ेगा। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल। ये देखो भैया, चाहे वर्किंग सब्सटेंस के लिए कह लो, कार्नोट साइकिल के अंदर जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो क्या है? जीरो है। तो वो चाहे वर्किंग सब्सटेंस लिख के कहे या कैसे भी लिख के कहे, वो जीरो ही हो जाएगा भाई, ठीक है। अ पीस ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा, इज एडेड टू वाटर, पानी में ऐड करा गया, इन अ कप, किसी कप के अंदर, देन एंट्रोपी, तब एंट्रोपी क्या होगा भाई? तो एंट्रोपी क्या होगी? इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। बर्फ के टुकड़े को पानी में डालोगे, बर्फ के भैया क्या पिघलना शुरू हो जाएगा, जो उसके अणु हैं, परमाणु हैं, जो एटम्स हैं, वो अलग अलग जाने लगेंगे भाई, पिघलेगा तो जाहिर सी बात डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, यानी प्रकृति में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनमें एंट्रोपी क्या हो रही है? तो एंट्रोपी बढ़ रही है। जो आशिक मिजाज लोग हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि हे प्रिय, जैसे इस पूरे विश्व में एंट्रोपी बढ़ती जा रही है वैसे ही मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। क्या तुम, अब आगे ज्यादा नहीं बताएंगे वरना लोग कहेंगे सर जी आशिक मिजाज वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? लगातार डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जब डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ऑलवेज इंक्रीजेस। यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, हमने आपको बताया था अभी, फार्मूला एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है क्यू अपॉन टी, से इधर भेज दोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? टी इंटू एस हो जाएगा सर जी, यहां पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है।
अ कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम, यानी जो कार्नोट साइकिल होता है टीएस डायग्राम पे वो कैसे रिप्रेजेंट, अभी बताया रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कार्नोट साइकिल होता है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट टीएस डायग्राम। अब जरा ध्यान से समझना, इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। देखो भैया ये एक चित्र दे रखा है, इधर की तरफ चलोगे तो S बढ़ेगा और इधर की तरफ चलोगे तो T बढ़ेगा। अब हम लोग इधर की तरफ चल रहे हैं, देखो तो जब यहां है तब भी टेम्परेचर इतना ही है, यहां आ गए तब भी इतना ही है, यानी इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। और जब भी कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं समतापी या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो ये चित्र क्या दिखा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिखा रहा है। अगर भाई ऐसे लाइन खींची होती तो यानी यहां पर S सेम रहता, S सेम रहता, एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा होता, तब हम लोग इसे एडियाबेटिक प्रोसेस कह देते हैं भाई, ठीक है या फिर आइसो एंट्रोपिक कह देते हैं। द करेक्ट रिलेशन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल के लिए पीबी बराबर आपने पढ़ रखा है टीएस, तो पीडीबी बराबर पीडीएस होता है भैया, चेंज के साथ में लिख दिया हमने। फॉर टीएस डायग्राम द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो स्लोप ऑफ आइसोकोरिक कर्व, यानी आइसोकोरिक मतलब जो आयतन, जब आयतन कांस्टेंट होगा उस समय जो स्लोप यानी ढाल आएगी, कर्व का जो स्लोप आएगा वो गामा गुना होगा किसका, स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब की कंडीशन का गामा गुना होगा। सरल भाषा में कहें तो जब आयतन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ में ढाल ज्यादा होएगा। ज्यादा ढाल कैसे होएगा, ग्राफ में ज्यादा ढाल होएगा, और भैया जब प्रेशर होगा तो कम ढाल होगा, यानी स्लोप जो है आयतन कांस्टेंट होने पर आइसोबारिक वाले का स्लोप जो है वो ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, इसका गामा गुना है भाई, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है भाई, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ क्या है, तो जब कभी भी लिमिट लगाएंगे T गोस टू जीरो, T गोस टू जीरो का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इतना कम है लगभग जीरो होने वाला है, तो एंट्रोपी में भैया एंट्रोपी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई डिसऑर्डर नहीं, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कर दिया हमने, बल्कि 0 केल्विन कर दिया सरल भाषा में कहें, तो एंट्रोपी में जो चेंज है वो पूरी तरीके से जीरो होगा, यानी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पर सेट होंगे। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज, किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या है, तो आ थर्मोडायनामिकल फंक्शन है, जाहिर सी बात है थर्म से हीट से टेम्परेचर से इन सब पे डिपेंड कर रही है, तो ये एक थर्मोडायनामिकल फंक्शन है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को काहे से लिखते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हम लोग H से भी लिखते हैं, लेकिन H से एंथैल्पी लिख लेते हैं, तो ज्यादातर F से लिखा जाता है, तो F बराबर U माइनस का TS, U इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, T भैया टेम्परेचर है, S एंट्रोपी और F क्या है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद गिब्स फंक्शन को G से लिखते हैं, G बराबर H माइनस का TS हो जाएगा, तो G फॉर क्या है, गिब्स फंक्शन है। द करेक्ट रिलेशन S, तो H क्या है भैया, एंथैल्पी है, सभी को पता है, और एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है बता चुके हैं, एंथैल्पी का फार्मूला होता है H बराबर U प्लस PV, तो अगर यहां पर रख दें H बराबर U प्लस PV तो G आ गया माइनस का TS आ गया, तो ये ऐसे भी रिलेशन लिखने को आ सकता है। उसके बाद क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, या फिर ये ऐसे पूछ सकता है लेटेंट हीट इक्वेशन बताओ, क्लासियस की क्या, लेटेंट हीट इक्वेशन बताओ, यानी गुप्त ऊष्मा के लिए पूछेगा लेटेंट हीट इक्वेशन। गुप्त ऊष्मा की समीकरण तो यही होती है dP ओवर dt इक्वल्स टू L अपॉन T V2 माइनस का V1, जहां पे L क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है भाई, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज्ड टू स्टडी, क्लासियस क्लैपेरॉन का प्रयोग है हम लोग काहे के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं बताओ, dP ओवर dt, यानी टेम्परेचर में प्रेशर पे जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर पे प्रेशर का क्या फर्क पड़ रहा है उसे बताने के लिए हम लोग क्लासियस क्लैपेरॉन या लेटेंट हीट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। तो आज अपना डे 3 है, बिल्कुल नहीं आ रही तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी, मतलब हम काले दिखाई देंगे लेकिन तो फिर क्या फर्क पड़ता है भाई, पीछे की क्वालिटी बिल्कुल रफ एंड टफ होगी। चलिए शुरू करते हैं डे 4 के साथ में, प्रॉपर ये सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स अपनी चल रही थी भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर एट द टाइम ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या शो करते हैं। देखो भाई जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो अक्सर भैया कूलिंग शो करता है, क्या शो करता है, कूलिंग शो करता, हमेशा कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के केस में यह हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो कई बार विकल्प ऐसे पूछा जाएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट जो है क्या हमेशा कूलिंग दिखाता है, तो नहीं भैया कूलिंग नहीं दिखाता है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है पेपर के अंदर आने की कि हाइड्रोजन और हीलियम जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या दिखाते हैं, हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं भाई, ठीक है।
अगला है इफ द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इलास्टिसिटीज इज ईटी अपॉन ईएस। भैया ठीक है, कौन कौन है? एक है आइसोथर्मल। सर जी आइसोथर्मल क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, आपको बता चुके हैं। तो इसके लिए हमने इलास्टिसिटी क्या मान ली? आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, तो ईटी से लिख लिया। एडियाबेटिक क्या होता है? जिसमें भैया एंट्रोपी में चेंज नहीं होता या फिर हीट में चेंज नहीं होता, तो ई एस से लिख दिया। एस बोले तो एंट्रोपी। भाई ठीक है, कह रहा जो रेशियो है वो ईटी अपॉन ईएस है, तो आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन होगा? तो भाई ईटी अपॉन ईएस बराबर सीपी अपॉन सीवी अपॉन सीपी होता है, या फिर सीबी अपॉन सी, अभी सभी को पता है गामा बराबर क्या होता है? सीपी अपॉन सीबी। तो इसका उल्टा लिखा हुआ तो 1 अपॉन गामा लिख सकते हैं इसकी जगह पर, या फिर 1 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी होगी? 0.71 होती है। भाई ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पेपर में जो आए वो लगा देना, सारे आ जाए तो ऑल ऑफ दी एबव लगा देना। ये हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर पे जाके सर्च करना। भाई क्या सर्च करोगे? आप जाके सर्च करोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हल करें बीडीकेडीएन। ठीक है, वीडियो आ जाएगी, उसे जाके आराम से कराना। भाई ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर समझते हो भाई, दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट समझते हो जितने पे वो उबलने लगता है लिक्विड, ठीक है, वो क्या होगा? तो भाई इंक्रीज करेगा यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सभी को पता होना चाहिए। भैया फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूला क्या होता है? पीबी बराबर आरटी होता। पी बढ़ाओगे तो टी का मान ऑटोमेटिक बढ़ नहीं जाएगा। भाई ठीक है, पी प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा यार। व्हेन प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ आइस, जब बर्फ के टुकड़े पर प्रेशर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? भाई मेल्टिंग मतलब गलेगा कितने पे, यहां पर गलने की बात हो रही, तो भैया मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लिक्विड के लिए, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए कम हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए भैया। ठीक है, The entropy of a system approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero। भैया पढ़ा चुके हैं आपको, क्या पढ़ाया हमने? कि अगर टेम्परेचर जीरो है तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होएगा? जीरो होएगा। कौन सा नियम है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही तो उष्मागतिकी का तीसरा नियम है कि अगर टेम्परेचर जीरो है तो एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा। भैया कोई चेंज एंट्रोपी में, अबे एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर होता। अगर पूरी तरीके से टेम्परेचर जीरो है तो कोई भी अपनी जगह से हटेगा ही नहीं, और जब नहीं हटेगा मतलब कोई डिसऑर्डर है ही नहीं, और जब डिसऑर्डर है ही नहीं मतलब एंट्रोपी चेंज जीरो है। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? A system is taken from state A to state B, A से B तक ले जाया जाता है। कह रहा भाई 3 तरीके से ले जाया जाता है। कौन कौन सा तरीका है? कह रहे पहला तरीका है ACB, चलिए देख लेते हैं भाई। ACB, बहुत अच्छे भाई। दूसरा है AB, देखो AB से ले गए। तीसरा है ADB, देखो ADB ये ले गए भाई। ठीक है, कह रहा अब क्या कर रहा? द हीट ट्रांसफर्ड इज मिनिमम किस में होगी? भाई तो एक चीज याद रखना, जब भी कभी कोई ग्राफ इस तरीके का आपको दिया गया हो तो हीट ट्रांसफर निकाले, वर्क निकाले, तो वो कैसे निकालते हैं? जो भी ग्राफ आपके पास होता है, ये देखो, जो भी ग्राफ आपके पास होता है उसके जो नीचे का एरिया होता है भैया, ये जो नीचे का एरिया होता है उसे कहते हैं हीट ट्रांसफर्ड या फिर वर्क डन। भाई ठीक, अब जरा यहां देखो, यहां देखो भैया, ACB से जाओगे, इसके नीचे का एरिया देखो इतना सारा है, सबसे ज्यादा एरिया है इसके नीचे। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है भाई? दूसरा है AB, डायरेक्ट जाओगे तो उससे कम एरिया है ये वाला। और अगर इधर से जाओगे भाई ADB, तो देखो सबसे कम एरिया नीचे वाला है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ADB। इसमें सबसे कम हीट ट्रांसफर्ड होगी क्योंकि इस ग्राफ के नीचे एरिया सबसे कम है। सीधे सीधे समझा करो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन अ TS डायग्राम, यानी जब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को हम लोग खींचेंगे तो द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट किसे दिखाएगा? तो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया निकाल के हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो हीट ट्रांसफर्ड या हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, इसी को बताएगा एरिया। कोई भी ग्राफ खिंचा हुआ उसके नीचे का एरिया किसे बताएगा? वर्क को बताएगा भाई। ठीक है, एडियाबेटिक्स ऑन अ TS डायग्राम आर। अब जरा यहां पे ये समझने वाली बात है, आपको समझाना पड़ेगा, जरा सुनो। मान लिया ये हमारे पास बना हुआ ये है T, इधर की तरफ T चल रहा है, इधर की तरफ S चल रहा है भाई। ठीक है, अब क्या करा? एडियाबेटिक्स, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? S का मान नहीं बदलेगा। अब जब S का मान नहीं बदलेगा मतलब इस तरीके का ग्राफ आएगा, ऐसी सीधी लाइन आएगी। क्यों? यहां पे देखोगे, लो दिखाते हैं भैया, यहां देखोगे तब भी S का मान वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही, सब S का मान यहां पूरा सेम है। क्यों? यही वाला मान चल रहा ना। तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? T वाले के पैरेलल है भाई। तो सीधी सी बात क्या है? लाइंस पैरेलल टू T एक्सिस, यानी ये वाली जो लाइन है
टी के पैरेलल होगी भाई। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? अगला कह रहा आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल की बात करेंगे मतलब टी कांस्टेंट चाहिए, तो टी कांस्टेंट कब होगा? जब ये लाइन ऐसे होएगी, यहां पे देखो लो सर जी, यहां पे देखो तब भी टी का मान इतना ही है, यहां देखो तब भी इतना ही है, यहां देखो तब भी इतना ही है, यानी सीधी लाइन होगी तो टी कांस्टेंट होएगा। यानी जब कभी भी टी की वैल्यू कांस्टेंट है तब क्या आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल के लिए जो लाइन है किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है भैया, यानी एंट्रोपी के लाइंस पैरेलल टू एस एक्सिस, यानी आइसोथर्मल में जो लाइन होगी वो एस वाली एक्सिस के पैरेलल होगी, एडियाबेटिक में टी वाले के पैरेलल होगी लाइन भाई। ठीक है, अगला है द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर कोई इरिवर्सिबल मतलब समझते हो? रिवर्सिबल का मतलब जाके वापस आ सकते हैं, इरिवर्सिबल का मतलब सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होगी, तो उसमें जो एंट्रोपी है भैया उसका क्या हाल होएगा? तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि अब वापस तो आ नहीं सकते, तो एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा भाई। ठीक, द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट साइकिल, फिर से कह रहा बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव होगी, तो इरिवर्सिबल इंजन के लिए या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़ेगी और कैसी होगी भाई? पॉजिटिव होगी सर जी। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन इज, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसमें आंतरिक दहन होता है, कितने स्टेप वाला होता है? तो 4 स्टेप होता है। जिन लोगों ने कार्नोट साइकिल पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा कर्व बनता है। 12th में भी आपने देखा होगा, 11th में देखा होगा, और नहीं देखा तो आप देख लो यार। जितना भी इंटरनल कंबशन यानी उन्हीं के अंदर भैया जो है जो वर्क डन हो रहा है, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसके ऊपर कार्यकारी पदार्थ रखा जा रहा है, उस पर काम हो रहा है भैया। ठीक है, सोर्स से हीट मिल रही है, सिंक में हीट जा रही है, तो 4 स्टेप टोटल होते हैं भाई। ठीक, तो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये। द रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी आपको बता चुके हैं, किसी इंजन की काम करने की क्षमता, दक्षता को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं, ईटा से लिखते हैं, एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस का जो नियतांक है उसे कहा लिखते हैं? उसे ओमेगा से लिखते हैं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक भाई, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो भैया परफॉर्मेंस कोफिशिएंट को ओमेगा से, इफिशियंसी को ईटा से, दोनों के बीच में रिलेशन होता है ईटा बराबर 1/ओमेगा+1। ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट वी हैव, देखो भैया जब भी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है तो एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी की वैल्यू चेंज नहीं होती है भाई। ठीक, हीट गिवन टू अ गैसियस सिस्टम इन आइसोबारिक प्रोसेस इज यूज्ड, भैया यही फर्स्ट लॉ है। आइसोबारिक मतलब दाब को समान रखा जाए, वातावरण दाब ले लो, पर्यावरणीय दाब ले लो, कोई भी ले लो, जब कभी भी हीट ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा बताओ? इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, यानी कुछ आंतरिक कार्य करने में, तथा रेजिंग इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क का मतलब बाहरी वातावरण पर कार्य करने में और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर हमें जिंदा रहना है, जैसे इस समय बहुत गर्मी हो रही है, तो हमारी जो बॉडी है इंटरनल भी काम करेगी, प्लस बाहरी वातावरण से भी तो लड़ रही है यार। अगर बाहरी वातावरण से लड़ने के लिए मेरे पास हीट है ही नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यह है इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, यानी बाहरी वातावरण पर कार्य करने में, एंड रेजिंग इंटरनल एनर्जी, और आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में। मेरी ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए, बाहरी वातावरण से हम लड़ भी लें, दोनों काम जब हम कर लेंगे भाई तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगी उसका यूज कर लेंगे। रिगार्डिंग जूल्स एक्सपेंशन, द रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? तो नो इंटरनल वर्क इज डन, ये गलत है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में एक्सटर्नल वर्क करा जाता है भैया, ठीक, इंटरनल वर्क। द रॉन्ग स्टेटमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑलवेज शोज अ कूलिंग इफेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट अभी आपको दिखा चुके हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हीटिंग भी दिखाता है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है कि जूल थॉमसन हमेशा कूलिंग इफेक्ट शो करता है भाई। ठीक है, उसके बाद 2-3 ये रिलेशन है जो आपको पता होने चाहिए भैया। ठीक है, क्या रिलेशन है? मैक्सवेल रिलेशन विच लीड्स क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में सभी को पता क्या होता है? S बराबर Q/T, बस यहां पे क्या L आ जाता है, बटे में T आ जाता है भाई। ठीक, जिसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। पिछली वीडियोस में हम आपको मैक्सवेल की इक्वेशन बता चुके हैं, तो उसी का बदला हुआ फॉर्म ये मैक्सवेल की रिलेशन है। ΔS/ΔB एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर ΔP/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये रिलेशन होता है मैक्सवेल का, जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड है भैया, उसे लीड कर रहा है। उसके अलावा जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन होता है उसमें जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है TI, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो TI बराबर 2A/RB होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन टेम्परेचर ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ऑन द इन्वर्जन कर्व द जूल थॉमसन कोफिशिएंट, यानी जो इन्वर्जन कर्व होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर का जो कर्व है, उसके लिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमेशा
0 होती है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को भाई म्यू से लिखते हैं, फार्मूला होता है डेल टी अपॉन डेल पी या 1 अपॉन सी पी और 2a अपॉन आर टी माइनस का बी, ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, जो हमने यहां पे लगा दिया ताकि आपको सारी जानकारी रहे भाई, ठीक है। ये जो अपनी ये जो हम लोग का पूरा थर्मोडायनेमिक्स वाला सिस्टम चल रहा है, इसमें ज्यादातर चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं।